हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। पिछली क्लास में हमने किया था मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, और आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। काफ़ी वास्ट टॉपिक है ये और इसके अंदर काफ़ी कुछ है। डायरेक्टिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ना है हमें, और उसमें काफ़ी टॉपिक्स के अंदर काफ़ी कुछ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो देर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। वन इज़ सुपरविजन, सेकंड इज़ मोटिवेशन, थर्ड इज़ कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज़ लीडरशिप। वन बाय वन हम एक एक एलिमेंट लेकर के वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज़ सुपरविजन से। सुपरविजन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनके काम को मॉनिटर किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, साथ ही उन्हें गाइडेंस दी जाती है जब भी वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के काम को देखना, मॉनिटर करना, ऑब्ज़र्व करना और उनको इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस प्रोवाइड करना सुपरविजन कहलाता है, राइट। और सुपरविज़न करना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो खुद से काम नहीं कर सकते हैं, खुद से उनको गाइडेंस नहीं मिलेगी है, और वो गलत काम ना कर दे इसके लिए उन्हें ऑब्ज़र्व करना भी बहुत ज़रूरी है और उन्हें इंस्ट्रक्ट करना भी ज़रूरी है। इसलिए सुपरविज़न जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि एम्प्लॉय जो है वो सही से काम करे, उन्हें कोई प्रॉब्लम आए तो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो और साथ ही उन्हें गाइडेंस भी मिले। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन या फंक्शन ऑफ सुपरवाइज़र। सुपरविजन की क्या इम्पॉर्टेंस है, या फिर कहें तो कि सुपरवाइज़र को क्या क्या करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एम्प्लॉय को गाइडेंस चाहिए होती है, उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, उसे ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो गलत काम ना कर दे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट जो है वो सुपरविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम वन बाय वन इंपॉर्टेंस देखेंगे इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन इज़ इट इंश्योर्स इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो भी सुपरवाइज़र हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए सुपरविजन ही के द्वारा ही इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो जो सुपरविजन जो देते हैं, सुपरवाइज़र जो सुपरवाइज़ करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उससे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इशू की जाती है, एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि आपको क्या काम करना है। तो सुपरविजन से क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इशू की जाती है। सेकंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन इज़ इट फैसिलिटेट्स कंट्रोल। कंट्रोल पुट करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ क्या काम कर रहे हैं, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, उनको कोई काम में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, हमें ये देखना होगा और एम्प्लॉयज़ के काम को ध्यान से देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, गाइडेंस देना होगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल मेंटेन होगा, राइट। अब आते हैं हम थर्ड इंपॉर्टेंस पे सुपरविजन की। थर्ड इंपॉर्टेंस इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके काम को अगर मॉनिटर किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उससे जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं उसके चांसेस कम हो जाते हैं। कि ये नहीं होगा कि एम्प्लॉय वेस्ट करेंगे रिसोर्सेज, क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, उन्हें गाइडेंस मिल रही है, तो वो काम को ढंग से कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, वेस्टेज अवॉइड होगी, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो पाएगा सुपरविजन की वजह से। साथ ही फोर्थ पॉइंट है डिसिप्लिन। अगर सुपरवाइज़र जो हैं वो एम्प्लॉय के काम को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन भी मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली उनके काम को चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है सुपरविजन की फीडबैक। सुपरवाइज़र जो होते हैं वो सबॉर्डिनेट्स के, एम्प्लॉयज़ के कांटेक्ट में होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो वो सबॉर्डिनेट से फीडबैक भी लेते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनको उनके काम के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सुपरविजन से फीडबैक भी मिलता है, क्योंकि सुपरवाइज़र जो है वो एम्प्लॉयज़ के टच में होते हैं और उनसे उनकी प्रॉब्लम्स, उनके ग्रीवेंसेस और उनका कोई भी मैटर है वो उनसे जान सकते हैं, और इस तरीके से उनको फीडबैक मिल जाता है अपने एम्प्लॉयज़ से। ये सभी हमने देखे 5 इंपॉर्टेंस सुपरविजन की, राइट। तो ये सभी क्या थे,
हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ मोटिवेशन। ये हमारा सेकंड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग किया, दैट इज़ सुपरविजन, एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, क्योंकि अगर एम्प्लॉय को आप मोटिवेट ही नहीं करोगे तो वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी और एम्प्लॉय को बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी। मोटिवेशन का मतलब ही क्या है, इंस्पायर करना है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। मोटिवेशन जो होता है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज़। इसका मतलब ये है कि ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है जो कि इंटरनल फीलिंग है किसी भी एम्प्लॉय की। इसे किसी के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता, किसी को मोटिवेटेड नहीं फील करवा सकते आप फोर्सफुली। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉय के इनसाइड इंटरनली आता है कि हमें अच्छे से काम करना है। मोटिवेशन कोई फोर्सफुली नहीं इम्प्लीमेंट कर सकता, राइट। तो ये है हमारा मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। हम आगे बात करेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के क्या क्या फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट इज़ मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। मोटिवेशन जो होता है वो साइकोलॉजिकल फीलिंग है, ये एक इंटरनल फीलिंग है। इसे फोर्स नहीं कर सकते एम्प्लॉय के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम एम्प्लॉय को ज़बरदस्ती मोटिवेटेड फील कराएंगे, नहीं आपको मोटिवेटेड फील होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है जो उसको अंदर से ही आता है कि मुझे काम अच्छे से करना है। तो मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। सेकेंड फीचर ऑफ मोटिवेशन इज़ मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन दे के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ है, अगर वो मोटिवेटेड फील करेंगे तो उनके जो बिहेवियर है, उनका जो फोकस है वो बिल्कुल गोल की तरफ आगे बढ़ेगा। मतलब वो गोल को फोकस करके काम करेंगे अपना, और उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो बिल्कुल अपने गोल पे फोकस होकर के बिल्कुल अच्छे से काम करेंगे, खुशी खुशी, ठीक है। तो मोटिवेशन से क्या होता है, गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है। वो बिल्कुल अपने गोल को फोकस होकर के काम करने लग जाते हैं एम्प्लॉय। ये सिर्फ मोटिवेशन की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट इज़ मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जो मोटिवेटर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे, तो उन्हें पॉजिटिव मोटिवेटर्स दिया जाना चाहिए। मतलब उन्हें प्रमोशन दिया जाना चाहिए, इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए, बोनस दिया जाना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, एक्सेट्रा। लेकिन जो एम्प्लॉय जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या ढंग से काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें नेगेटिव मोटिवेटर्स से भी रूबरू करवाना चाहिए। जैसे कि उनको वार्निंग दी जानी चाहिए, उन्हें डिमोशन करना चाहिए या उनका इंक्रीमेंट स्टॉप कर देना चाहिए। ये सब नेगेटिव मोटिवेटर्स होते हैं। तो ये भी मोटिवेशन का एक फ़ीचर है। अगला हमारा जो फीचर है मोटिवेशन का वो ये है कि मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन जो है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि मैनेजर को मोटिवेशन के अंदर मैनेजर को ये समझना होता है कि एम्प्लॉयज़ की क्या क्या नीड है, उनकी ज़रूरतों को समझना होता है और उन्हें कैसे मोटिवेटेड फील करवाया जाए। तो इतना आसान नहीं है एम्प्लॉयज़ की नीड को एनालाइज़ करना। तो इसलिए मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट। तो आई होप आपको फीचर ऑफ मोटिवेशन क्लियर होंगे। इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम पढ़ते हैं मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ये बात बोली गई कि जो मोटिवेशन है ना वो बहुत ही ज़रूरी है एम्प्लॉय के लिए। किसी भी एम्प्लॉय को अगर उससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो वो मोटिवेटेड होना चाहिए। और जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आती है, वो नीड से आती है, ठीक है। लेकिन नीड का मतलब ये नहीं है कि नीड आपकी कंप्लीटली फुलफ़िल हो गई है। नीड का मतलब एक एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ नीड होती है और उस नीड की फुलफ़िलमेंट के लिए वो अच्छे से काम करते हैं। तो इस बात को बताने के लिए एक हायरार्की बनाई गई, एक सीक्वेंस बताया गया नीड का,
की जो नीड होती है उसके कुछ स्टेप होते हैं, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनकी जो नीड है उसका एक स्टेप है, उन स्टेप बाय स्टेप उन नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है एक एम्प्लॉय, उसी के बारे में बताया गया है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उस नीड हायरार्की थ्योरी के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या स्टेप बनाए गए हैं नीड्स के। तो सबसे पहले इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि एम्प्लॉय जो है वो अपनी सबसे पहली उसकी एक नीड है जो कि है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब वो नीड जो कि उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, तो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहले एम्प्लॉय, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है वो इसी नीड को फोकस करता है, उसका ध्यान इसी नीड पे होता है। दीज नीड इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये नीड वो हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट पे से संबंधित होती है, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब क्या है, हमारी नेसेसिटी की चीज़ें हैं। तो जो सबसे पहले इंसान की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, कि उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएं, जो कि फूड, शेल्टर या क्लोथिंग एक्सेट्रा हो सकते हैं। फिर जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो उसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट होती है, उसकी जो सेकंड नीड होती है वो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब उसको बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफ़िल हो गई, अब वो ये सोचता है कि अब मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई है, अब मैं अपनी सेफ्टी के और फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ कि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो और मैं सेफ़ रह सकूँ, इस बारे में वो सोचने लगता है। जैसे कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, उसके लिए मुझे कोई इंश्योरेंस मिल जाए, है ना। कहीं मैं बीमार हो जाऊँ तो उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस ले लूँ। या फिर वो ये सोचता है कि फ्यूचर मेरा सिक्योर हो जाए, कि फ्यूचर में अगर मेरी रिटायरमेंट होगी तो मेरे पास कुछ पेंशन हो। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में यही बात बोली गई है कि जब एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है और अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने लगता है। जैसे इंश्योरेंस की बात हो गई या फिर उसका पेंशन की बात हो गई, इस बारे में वो सोचने लगता है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स उसके बाद आती है। तो सबसे पहले कौन सी नीड आती है एम्प्लॉय की? सबसे पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड की बात करता है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करता है। दूसरे उसके बाद वो क्या सोचता है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स की बात करता है कि उसको सेफ्टी मिले, उसकी सिक्योरिटी हो, लाइफ सिक्योर हो, ये इस बारे में सोचता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट नीड पे। थर्ड नीड होती है सोशल नीड्स या एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स। मतलब सोशल नीड का मतलब क्या है? उसकी, क्योंकि एक इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो वो ये चाहता है, क्योंकि अभी उसकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो चुकी है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है और उसको सेफ्टी भी मिल गई है। अब वो सोचता है समाज में फ्रेंडशिप का माहौल हो, ऑफिस में लव एंड अफेक्शन हो, कंपेनियनशिप हो, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करें और फ्रेंडशिप का माहौल हो, ये भी उसकी एक नीड होती है। एम्प्लॉय चाहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको अच्छा फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले, अच्छा क्लाइमेट मिले, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हों। तो ये बताया गया है सोशल नीड में। अब हम आते हैं उसकी नेक्स्ट नीड, दैट इज़ एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड में बात बोली गई है कि एक बार एम्प्लॉय को फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड्स एंड सोशल नीड फुलफिल होने के बाद वो सोचता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे सम्मान मिले, राइट। वो अपने सम्मान की बातें सोचने लग जाता है अब। तो एस्टीम नीड में यही बताया गया है कि जब एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और सोशल नीड पूरी होती है तब वो चाहता है कि उसे समाज में रिस्पेक्ट मिले, रिकॉग्निशन मिले, सम्मान मिले। इसी को बताया गया है एस्टीम नीड में। फिर हम आते हैं आगे, लास्ट जो नीड है वो इंसान की, वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब उसे सारी नीड उसकी फुलफिल हो चुकी है, तो अब वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा मेरा जो एम ऑफ लाइफ है वो पूरा हो, तो अपने एम ऑफ लाइफ की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर यही बताया गया है। जब उसकी सारी नीड पूरी हो जाती है तब वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो एम ऑफ लाइफ है उसके बारे में सोचने लग जाता है, उसको ढूंढने लग जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, राइट। समझ में आया आपको ये नीड? तो ये जो मैस्लो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब हम करते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज़ लीडरशिप। अभी तक हमने 2 एलिमेंट कर लिए हैं, सुपरविजन एंड मोटिवेशन। अब है थर्ड एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज़ लीडरशिप। तो लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को, उनके वर्क्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो गोल अचीव करें।
मतलब उनका फोकस जो है वो गोल की तरफ हो। इस तरीके से बिहेवियर ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करना है आपको। तो लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल, ताकि वो गोल की तरफ आगे बढ़ें। यह है लीडरशिप का मीनिंग। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के कितने स्टाइल होते हैं? तो देर आर थ्री स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। वन इज़ ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल, सेकेंड इज़ डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, एंड थर्ड इज़ फ्री रेन और लेज़ी फेयर लीडरशिप। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लीडरशिप स्टाइल के बारे में, क्वेश्चन जो है वो आता है। सो स्टार्ट करते हैं हम ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडर वो होते हैं जहाँ पर कंप्लीट कंट्रोल जो होता है सबॉर्डिनेट्स के ऊपर जो है वो मैनेजमेंट के पास होता है। मतलब लीडर्स या मैनेजमेंट जो है वो सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल रखती है और पावर को सेंट्रलाइज रखती है। सारे डिसीजन जो होते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा या लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। पावर डेलीगेट नहीं की जाती अपने एम्प्लॉयज़ को, राइट। लीडर ही सारे के सारे ऑर्डर देता है और सबॉर्डिनेट से वो एक्सपेक्ट करता है कि सबॉर्डिनेट्स उन जो भी ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करें और क्वेश्चन भी ना करें, राइट। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक इस तरीके की लीडरशिप है जहाँ पे जो लीडर्स हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर। पावर जो है वो पूरी अपने पास रखते हैं और पावर को डेलीगेट नहीं करते। जो भी ऑर्डर वो देते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं वो उन ऑर्डर को बिना क्वेश्चन करे फॉलो करे। इसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड लीडरशिप स्टाइल पे, दैट इज़ डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो होती है उसके अंदर जो लीडर है वो डिसीजन तो लेता है, लेकिन डिसीजन लेते वक्त वो कंसल्टेशन करता है और पार्टिसिपेशन करवाता है एम्प्लॉय का। मतलब खुद से डिसीजन नहीं लेता लीडर, बल्कि एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्टेशन में और उसके साथ पार्टिसिपेशन में ही डिसीजन लेता है। मिल करके डिसीजन लिया जाता है, एम्प्लॉयज़ की राय भी ली जाती है। इस तरीके के लीडरशिप स्टाइल में, मतलब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में, जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं एंड डिसेंट्रलाइज करते हैं अथॉरिटी को। मतलब अथॉरिटी पूरी की पूरी अपने पास नहीं रखते लीडर्स, बल्कि अपनी अथॉरिटीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो भी डिसीजन ले सकें, वो भी अपनी राय दे सकें, राइट। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर या डेमोक्रेटिक लीडर क्या करता है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग रखता है। एम्प्लॉयज़ को सोचने के लिए छूट दी जाती है, वो सोच सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। ये है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारी थर्ड लीडरशिप स्टाइल, दैट इज़ फ्री रेन और लेज़ी फेयर लीडरशिप। इस तरीके की लीडरशिप के अंदर जो लीडर्स होते हैं वो अपनी सारी पावर जो है वो डेलीगेट कर देते हैं सबॉर्डिनेट्स को। यहाँ पर लीडर अपने पास पावर नहीं रखता, बल्कि अपनी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वही यहाँ पर पूरी तरह से डिसीज़न ले रहे होते हैं। वो यहाँ पर कोई भी इंटरप्शन नहीं होता लीडर का। तो ये जो फ्री रेन स्टाइल के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं और अपने डिसीजन लेने के लिए उन्हें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो सारे डिसीजन कौन लेता है, एम्प्लॉय लेता है। आई होप आपको तीनों लीडरशिप स्टाइल समझ में आए होंगे। क्या क्या थे तीनों? पहला क्या था? सबसे पहला था हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, सेकंड इज़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप और थर्ड इज़ फ्री रेन और लेज़ी फेयर लीडरशिप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा वो फोर्थ एलिमेंट है डायरेक्टिंग का। दिस इज़ फोर्थ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यूज, मैसेज, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स बाय डिफरेंट मीन्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारे माइंड में कोई आइडिया है या मेरा कोई मैसेज है या कोई भी मेरा व्यू है, जब उन सब मैसेजेस का या आइडियाज़ का दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। मतलब अगर दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने मैसेजेस दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कम्युनिकेशन।
राइट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, स्टेप हमें बताने हैं। तो कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होती है वो सबसे पहला स्टेप होता है कम्युनिकेशन का सेंडर से, क्योंकि जिस पर्सन के माइंड में आइडिया होता है या मैसेज होता है, प्रोसेस कम्युनिकेशन की वहीं से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस सेंडर से। सेंडर इज़ द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। सेंडर वो पर्सन है जिसके माइंड में जिसके माइंड में क्या है, मैसेज है और वो उसे कन्वे करना चाह रहा है। कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिन इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर। जैसे ही सेंडर जो है उसके माइंड में आइडिया आता है या मैसेज आता है और वो उसे ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वहाँ से कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सेंडर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसके बाद, नेक्स्ट स्टेप इज मैसेज। द कंटेंट ऑफ आइडिया और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वॉन्ट्स टू शेयर इज कॉल्ड मैसेज। मतलब वो मैसेज या वो आइडिया जो कि एक सेंडर शेयर करना चाहता है उसे कहते हैं मैसेज। तो सबसे पहले सेंडर होता है, उसके बाद क्या होता है, मैसेज होता है। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है एनकोडिंग। जो सेंडर होता है वो क्या करता है, अपने आइडिया को कुछ सिंबल के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है, पिक्चर में या वर्ड्स में उसे ट्रांसफॉर्म करता है और उसे किसको भेजता है, रिसीवर को भेजता है। इसे कहते हैं एनकोडिंग, राइट। जो एनकोडर होता है, मतलब जो सेंडर होता है, वो क्या करता है, वो जो भी उसके पास आइडिया होता है उसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, लैंग्वेज में बदलता है या कोई सिंबल में या पिक्चर में बदलता है और उसे भेज देता है रिसीवर को। तो इसे कहते हैं एनकोडिंग। फोर्थ स्टेप इज मीडिया। मीडिया इज द मीन्स और वे थ्रू विच इनकोडेड मैसेज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। मीडिया एक ऐसा वे होता है जिसके द्वारा जो इनकोडेड मैसेज है वो ट्रांसमिट किया जाता है रिसीवर को। जैसे फ़ोन से किया जा सकता है, लेटर या इंटरनेट या किसी भी तरीके से, हम जिस भी तरीके से मैसेज को भेजते हैं उसे कहते हैं मीडिया। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ फिफ्थ स्टेप, दैट इज़ डीकोडिंग। डीकोडिंग का मतलब होता है कन्वर्ट करना, जो इनकोडेड मैसेज है उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जिसमें हम समझ सकें। मतलब जैसे सेंडर है, उसने इन्फॉर्मेशन भेजी एक लैंग्वेज में, तो डिकोडिंग में क्या करना होता है, उस लैंग्वेज को उस मैसेज को उस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा कि मुझे समझ में आ सके, तो इसे कहते हैं डिकोडिंग। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिसीवर। रिसीवर वो पर्सन होता है जिसको रिसीव होता है मैसेज, उसे कहते हैं रिसीवर। नेक्स्ट स्टेप है फीडबैक। मैसेज को रिसीव करने के बाद, समझने के बाद, रिसीवर जो होता है वो अपना रिस्पॉन्स देता है और इस रिस्पॉन्स को वो किसको भेजता है, सेंडर को भेजता है। जब रिस्पॉन्स जो है वो सेंडर के पास पहुंच जाता है तब कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़त्म होती है, राइट। तो यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस ख़त्म होती है। इसका एक स्टेप और है, दैट इज़ नॉइस। नॉइस का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट्स जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है या डिस्ट्रैक्शन आता है और मैसेज पहुंचाने में दिक्कत आती है, उसे कहते हैं नॉइस। तो ये किसके अंदर शामिल है, ये शामिल है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर शामिल है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे नॉइस कहते हैं। बाकी हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो 7th पॉइंट पे फीडबैक पे एंड हो जाता है। बाकी नॉइस इसलिए बताया गया है कि ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन में आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं, किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरीके की कम्युनिकेशन होती है। वन इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो वन बाय वन हम करते हैं। पहले हम करते हैं स्टार्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब जब कोई बिजनेस की बातें या ऑफिशियल बातें हो रही होती हैं, ऑफिशियली कोई बातें एक्सचेंज हो रही होती हैं, मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। whenever there is exchange of views or message related to official matters such as assignment of task, fixing of responsibility, granting authority, then it is known as formal communication। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन मैसेजेस का आदान प्रदान होता है जो कि ऑफिशियल मैटर से संबंधित है, जैसे किसी को टास्क असाइन किया गया है, काम दिया गया है,
किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, किसी को अथॉरिटी दी गई है, ये सब जब एक्सचेंज होता है, जब ये सब बताया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। वन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सेकेंड इज अपवर्ड कम्युनिकेशन, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट से लो लेवल मैनेजमेंट के पास जाती है या सुबॉर्डिनेट्स के पास जाती है, तो उसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। मतलब ऊपर से नीचे इन्फॉर्मेशन आ रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट से लो लेवल मैनेजमेंट या सुपीरियर से सुबॉर्डिनेट्स के पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसे कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन ठीक उसका उल्टा हो गया, जब इन्फॉर्मेशन सुबॉर्डिनेट से या लो लेवल मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज होती है वो सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में हो रही होती हैं, बट विच आर हुज आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, लेकिन वो वर्क कर क्या करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन सेम लेवल पे, सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। समझ में आया? तो ऐसे एम्प्लॉय जो कि सेम लेवल ऑफ पोजीशन है, उनकी पोस्ट सेम है लेकिन डिपार्टमेंट अलग है, तो इस तरीके उनके बीच में कम्युनिकेशन जो होता है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन या मैसेज एक्सचेंज होता है दो लोगों के बीच में जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं और डिफरेंट पोजीशन पे काम करते हैं। कोई सुपीरियर है या कोई सबॉर्डिनेट है, कोई मैनेजर है या कोई एम्प्लॉई है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है और दोनों डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे एक परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और एक है एम्प्लॉई काम कर रहा है, नॉर्मली एम्प्लॉई है, और एक मैनेजर है। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या था, परचेज डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से काम कर रहा है और दोनों की पोजीशन सेम है, से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, तो इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आई होप आपको टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है जो कि ऑफिशियल मैटर पे नहीं है, मतलब उनकी पर्सनल बातें हो सकती हैं, सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, फ्रेंडली टॉक्स हो सकती है, नॉन ऑफिशियल मैटर्स होगा, मतलब ऐसी बातें, ऐसे मैसेजेस जो एक्सचेंज हो रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल मैटर से रिलेटेड नहीं है, तो उसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं, कॉमन नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या नेटवर्क हो सकते हैं, किस किस तरीके का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो सकता है। तो फर्स्ट इज़ गॉसिप। गॉसिप का मतलब होता है जब कोई एक पर्सन अपनी पर्सनल बातें कर रहा है किसी दूसरे पर्सन के साथ या किसी ग्रुप में बात कर रहा है, उसे कहते हैं गॉसिप। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, जब इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है दो पर्सन के बीच में जो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और उनमें से कोई एक पर्सन उस इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है, राइट। इस तरीके के कम्युनिकेशन को कहते हैं क्लस्टर कम्युनिकेशन। आगे बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन। सिंगल स्ट्रैंड में एक ही इंडिविजुअल जो है वो एक सीक्वेंस में कई लोगों को इन्फॉर्मेशन पास करता जाता है, मतलब एक सीक्वेंस में इन्फॉर्मेशन पास होती है, इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन। यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल रैंडमली दूसरे जो पर्सन्स हैं उनके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन। आई होप आपको कम्युनिकेशन जो है वो समझ में आया होगा अच्छे से, राइट। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सामने आते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है सिमेंटिक प्रॉब्लम। सिमेंटिक प्रॉब्लम का मतलब होता है जब किसी पर्सन ने दूसरे पर्सन को कुछ कम्युनिकेट किया, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उस पर्सन को उस बात जो भी इन्फॉर्मेशन है वो समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई समझ में? क्योंकि वो उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा जिसमें उन्होंने लिखा है, या वो उस वर्ड्स को या सेंटेंसेस को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, सिमेंटिक प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब
मैसेज को वो उन वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे, उन सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे, या कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं हम? सिमेंटिक प्रॉब्लम कहते हैं। जब भी मैसेजेस को समझने में प्रॉब्लम आती है, उन वर्ड्स को समझने में, उन सेंटेंस को समझने में प्रॉब्लम आती है, तो उसे क्या कहते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स। उसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है कोई किसी भी पर्सन के जो स्टेट ऑफ माइंड है वो भी इफ़ेक्ट करता है उसकी कम्युनिकेशन को। मतलब जैसे कभी किसी को हमने कोई कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की, तो हो सकता है उसका माइंड उस टाइम कहाँ पर है, इस बात पे भी इस बात पे भी इफ़ेक्ट करेगा कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टेट ऑफ माइंड जो है उसका ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है ओवर द इन्फॉर्मेशन। तो साइकोलॉजिकल बैरियर में ये बात बोली गई है कि किसी भी पर्सन को कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, समझ में नहीं आ सकता है, ये डिपेंड करता है उसके स्टेट ऑफ माइंड पे। अगर उसका स्टेट ऑफ माइंड वहाँ नहीं है, उसका अटेंशन नहीं है, तो हो सकता है उसको इन्फॉर्मेशन ना मिले, और ये भी क्या है? एक कम्युनिकेशन बैरियर है। उसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से, तो हो सकता है कम्युनिकेशन ढंग से ना हो। तो ये भी एक क्या है? कम्युनिकेशन का बैरियर है।